हेलो दोस्तों, एडमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं के तिवारी आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। तो अब प्रशासनिक सेवा की तैयारी आप लोग एडमा क्लासेस के साथ कर सकते हैं। इसमें हम लोग एमपीपीएससी से संबंधित सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ अन्य हिंदी भाषी राज्यों के जो भारतीय राज्य व्यवस्था से सिलेबस है उसको भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 को। भारत शासन अधिनियम 1919 को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके प्रावधानों को जानेंगे। क्या क्या ऐसे प्रावधान थे जो 1919 के प्रावधान में पहली बार किए गए थे उनको भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन जो जिसका प्रावधान किया गया था 1919 में, वो आया और अपनी रिपोर्ट कब दिया, उसकी क्या उस रिपोर्ट में क्या प्रमुख बातें थे उसको भी हम लोग इसको समझेंगे। इसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड क्या था उसको समझेंगे और 1919 भारत शासन अधिनियम की कमियां क्या थी उसको भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न पत्र भी हल कराऊंगा जिससे हम लोग यह समझ पाएंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हमने कितना सीखा और कितना जाना। और अंत में मैं आप लोगों के लिए एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र भी रखा हूँ, प्रश्न भी दिया हूँ। तो उस प्रश्न को आप देखिए और उसका उत्तर आप हमें इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये अभ्यास प्रश्न पत्र और मुख्य परीक्षा के प्रश्न मिल सके। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अभ्यास प्रश्न पत्र जो हैं अभ्यास प्रश्न है उसको आप लोग तभी कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको एडमा क्लासेस के जो अन्य हमारे वीडियोज हैं, जो कोर्स चल रहे हैं, उसको समझना जरूरी है। क्या है उसको देख लेते हैं। तो डेली मोटिवेशन का कोर्स चलता है, वह सुबह 6 बजे आपको लाइव हो जाएगा। इसको आपको मुकेश सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा आप लोग मध्य प्रदेश जीके का कोर्स भी सुबह 8 बजे से कर सकते हैं। ये लाइव क्लासेस आप सुबह 8 बजे से करिए, देशांत सर पढ़ा रहे हैं। फिर पंकज सर की क्लासेस होती है सुबह 9 बजे ज्योग्राफी का। आप लोग इनके क्लास करिए, ये कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझाते हैं फिगर के द्वारा, मैप के द्वारा। तो इसको भी आप लोग पढ़िए। और इसके अलावा फिर मैं 10 बजे से इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ पवन सर आपको एप्टीट्यूड की क्लास लेंगे 3:30 बजे से। तो ये सारी क्लासेस को आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये क्लासेस याद रहें और आप समय पर अपनी क्लास कर सकें। और कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछिए, बेझिझक पूछिए, वो हम आपका डाउट को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 2019 की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इस अधिनियम में क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम जो था इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, सुधार भी कहा जाता है। यानी भारत शासन अधिनियम 2019 को 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया है। मॉन्टेग्यू कौन थे? मॉन्टेग्यू थे भारत के उस समय के राज सचिव और चेम्सफोर्ड जो उस समय भारत के वायसराय थे। तो भारत के वायसराय कौन थे 1919 के समय? चेम्सफोर्ड। भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। और इस कारण इस सुधार को, भारत शासन अधिनियम को जो है तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या सुधार भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 किस उद्देश्य के साथ आया था? इसका उद्देश्य था भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। यानी जो इसीलिए इसको सुधार कहा जा रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्योंकि यह चाह रहा था कि भारत में जो शासन प्रक्रिया है, शासन प्रणाली है, वह एक उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना हो सके। तो इस उद्देश्य के साथ भारत शासन अधिनियम 1919 आया। इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता थी वो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूचियों का बंटवारा था। यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बनाई गई और केंद्र को अपनी विषय सूची में कार्य करने का अधिकार था और प्रांत को अपनी विषय सूची। यानी पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची का निर्माण किया गया। तो केंद्रीय और प्रांतीय परिषद अपने सूची के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार मिला। यानी पहली बार जो तो अपने अपने जो उनकी सूची थे, अपने सूची के विषय थे, उस पर विधान बनाने का अधिकार जो दिया गया वो 1919 के
भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया। हालांकि जो विषय थे वो बांट दिए गए थे केंद्रीय और प्रांतीय, लेकिन जो सरकार का ढांचा था अभी भी जो तो केंद्रीय और एकात्मक बना हुआ था, यानी केंद्र के पास अभी भी शक्तियां ज्यादा थी, यानी गवर्नर जनरल जो उस समय वायसराय थे उनके पास अभी भी शक्तियां ज्यादा थी। फिर जो प्रांतीय विषय थे उनको भी दो भागों में अलग अलग बांटा गया, एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। तो प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया? दो, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। अब इसमें जो हस्तांतरित विषय होते थे उस पर जो है तो गवर्नर का शासन होता था, और गवर्नर शासन किसके मदद से करता था ये याद रखना है, मंत्रियों की सलाह लेता था। यानी हस्तांतरित विषय पर जो कार्य करता था गवर्नर, वो मंत्रियों की सलाह पर करता था, और यह मंत्री जो है तो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी। यानी मंत्री जितने थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, और इन्हीं मंत्रियों की सलाह पर गवर्नर जो है तो हस्तांतरित विषय पर शासन करता था। और आरक्षित विषय पर यह गवर्नर जो शासन करता था वह कार्यपालिका परिषद की मदद से करता था। किसकी मदद से? कार्यपालिका की परिषद की सहायता से करता था, और यह कार्यपालिका परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो ध्यान रखना है कि जो मंत्री थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन कार्यपालिका परिषद जो थी वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। दोनों विषयों का जो शासन था वो गवर्नर के द्वारा किया जाता था, लेकिन मंत्रियों की सलाह पर यहाँ किया जाता था हस्तांतरित विषय पर, और आरक्षित विषयों पर कार्यपालिका परिषद की सहायता से। तो इस कारण इस शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? द्वैध शासन, डायरार्की, यानी द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया 1919 के शासन अधिनियम को। तो द्वैध शासन क्यों कहा गया? क्योंकि जो है तो आरक्षित और हस्तांतरित विषय बांट दिए गए थे, इसलिए प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना हुई। अब देखते हैं इस अधिनियम ने 1919 के अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीय जो है तो शासन व्यवस्था की स्थापना की। एक राज्यसभा था और एक लोकसभा। जैसा कि आज भी राज्यसभा लोकसभा है, उसी प्रकार उस समय भी राज्यसभा और लोकसभा की स्थापना की। उस समय भी राज्यसभा जो है तो उच्च सदन होता था, उच्च सदन, और लोकसभा निम्न सदन। आज भी वही प्रक्रिया है, यानी राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा निम्न सदन। 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी संविधान संशोधन जो अधिनियम था संविधान का, भारत शासन अधिनियम 1919, उसमें जो है तो पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और वायसराय की कार्यकारी परिषद के जो होती थी उसमें 6 सदस्य होते थे। इनमें से पहली बार जो है तो 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। यानी कि अभी तक जो है तो भारतीय हो सकते थे, लेकिन यह आवश्यक नहीं था कि 3 हो कि 2 हो, लेकिन पहली बार यह निश्चित कर दिया गया कि 3 सदस्य भारतीय होंगे और 3 सदस्य ब्रिटिश से होंगे। लेकिन कमांडर इन चीफ का जो पद था वो भारतीयों के लिए नहीं था। कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी जो तो पद पर भारतीय सदस्य हो सकते थे, तो होना आवश्यक कर दिया गया था वायसराय के कार्यकारी परिषद में। किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है तो अब सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का जो है तो व्यवस्था की गई। हमने देखा था 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के लिए जो है तो मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। पहली बार सांप्रदायिक जो है तो निर्वाचन का जनक कहा गया था लॉर्ड मिंटो को। तो 1909 में शुरुआत की गई थी सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की, लेकिन 1919 के अधिनियम के द्वारा सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों के लिए भी जो है तो अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। तो ये याद रखिएगा कि सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब से शुरू की गई थी? तो ये 1919 से की गई थी। और मुस्लिमों के लिए कब की गई थी? 1909 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा कानून ने पहली बार जो तो संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में, यानी बहुत ही कम संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। यानी मताधिकार प्रदान किया गया पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि जिनके पास एक
निश्चित मात्रा में संपत्ति हो, एक निश्चित मात्रा में कर देते हो और उनके पास एक निश्चित जो तो शिक्षा हो। तो 3 आधार पे जो तो मताधिकार दिया गया, संपत्ति, कर और शिक्षा। तो ये शब्द याद रखिएगा, संपत्ति के आधार पे, कर के आधार पे और शिक्षा के आधार पे सीमित संख्या, बहुत कम लोगों को जो तो मताधिकार प्रदान किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया, यानी एक उच्चायुक्त कार्यालय का जो तो सृजन किया गया लंदन में। कहा? लंदन में 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। जो उच्चायुक्त था उसको भारत सचिव की कुछ शक्तियां, जो अभी तक क्या देख रहे थे हम लोग, 1909 तक का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें भारत के सचिव को बहुत ज्यादा शक्तियां मिली हुई थी, यानी भारत का सचिव ही भारत में जो तो प्रशासन की लगभग सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने का कार्य करता था। लेकिन अब जो है तो कुछ शक्तियां जो है तो उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दी गई भारत सचिव की। सॉरी, 1919 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो हम लोग देख रहे हैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में। तो याद रखिएगा ये कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में। किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। और इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया, यानी केंद्र का बजट और राज्य का बजट, यानी प्रांतों को अपना बजट खुद पास करने की जो है तो स्वतंत्रता दी गई। किस अधिनियम के द्वारा? 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा, यानी केंद्रीय बजट और राज्य बजट दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए इस अधिनियम के द्वारा अधिकृत कर दिया गया कि वो अपना बजट स्वयं बना सकते हैं। और साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं को अपने क्षेत्रों में कर एकत्र करने का, तो याद रखिएगा कर एकत्र करने की भी इनको छूट दे दी गई थी कि जो राज्य विधानसभाएं हैं वो अपने क्षेत्र के जो विषय थे, अपने क्षेत्रों के विषय, जो इनका विषय निर्धारित किया गया था उसमें ये कर एकत्र कर सकते हैं अपना राजस्व बनाने के लिए। इसके साथ ही साथ एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और इसका कार्य था कि 10 वर्ष के बाद, यानी 1919 है, 10 वर्ष बाद 1929 में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा और वह जांच करने के बाद वह जांच करेगा जो अभी तक भारत शासन अधिनियम चल रहा है 1919, इसकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं और भारत में क्या रिफॉर्म किए जाएं, क्या सुधार किए जाएं, उन सब की जांच करेगा और एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 10 वर्ष बाद 1919 यानी 1929 में यह प्रावधान किया गया कि 1929 में किया जाएगा ऐसा। इस अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधान में गवर्नर जनरल था उसको काफी ज्यादा शक्तियां दी गई थी। वो शक्तियां क्या थी उसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि इसको पूछा जा सकता है कि केंद्रीय विधान परिषद में जो गवर्नर जनरल था उसको क्या प्रमुख शक्तियां मिली हुई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो कोई भी विधेयक जो पेश होता था संसद में उसको पेश करने से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती थी। किसकी? गवर्नर जनरल के मंजूरी की आवश्यकता होती थी। यानी कोई भी अगर कुछ ऐसे मामले जो प्रमुख मामले रखे गए थे कि उनको कोई भी विधेयक उससे संबंधित जो पेश होंगे उसको गवर्नर जनरल की मंजूरी आवश्यक है। साथ ही साथ भारतीय विधानमंडल द्वारा जो पारित किए जाएंगे विधेयक उसको ब्रिटिश ताज के पास विचार करने के लिए वीटो आरक्षित करने की भी शक्ति थी। यानी विधानमंडल के द्वारा कोई भी बिल पास हुआ, कोई भी विधेयक बनने के लिए पास किया गया तो उसको गवर्नर जनरल के पास पहले वीटो के लिए रखा जाएगा और गवर्नर जनरल वह वीटो किसके विचार के लिए रख सकता था? ब्रिटिश ताज के, यानी जो ब्रिटिश राजशाही थी उसके पास जो तो विचार करने के लिए वीटो आरक्षित किया गया। यानी किसको ये वीटो दिया गया था? गवर्नर जनरल को दिया गया था वीटो। वह अपने पास उस विषय को सुरक्षित रख सकता है कोई भी विधेयक कानून बनने से पहले। और विधायिका द्वारा पारित किए जाने से इनकार किए गए किसी भी विधेयक या किसी अनुदान को प्रमाणित करने की विपरीत शक्ति भी गवर्नर जनरल को दी गई। यानी अगर कोई भी ऐसा विषय है, किसी विषय पर यदि विधायिका जो है तो इनकार कर देती है उसको पास करने से उस विषय को, तो
गवर्नर जनरल के पास इतनी शक्ति होती थी कि वह इस मामले में वह विधान बना सके और इसका वही प्रभाव होगा। अगर गवर्नर जनरल जो विधान बनाएगा विधायक वो उसका वही शक्ति होगी जो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक की होती है। यानी जो विधेयक अगर विधानमंडल बनाता है उतनी ही शक्ति जो है तो इस गवर्नर जनरल के द्वारा जो बनाए गए विधेयक की भी होगी। यानी कि काफी ज्यादा विधायिका संबंधित काफी शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी। और साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल था वह आपात स्थिति में अस्थायी अवधि के लिए कुछ समय के लिए जो तो अध्यादेश बनाने का भी उसको अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि काफी ज्यादा शक्तियां जो है तो गवर्नर जनरल को 1919 के अधिनियम के द्वारा अभी भी मिली हुई थी। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं केंद्रीकृत। अभी भी जो है तो सरकार केंद्रीय जो है तो शासन प्रणाली जो है तो केंद्रीकृत थी। फिर जो 10 वर्ष बाद एक आयोग के गठन की बात की गई थी, 10 वर्ष बाद एक आयोग के गठन की बात की गई, उसको 2 साल पहले ही गठित कर दिया गया और उसका नाम दिया गया साइमन कमीशन, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे साइमन थे। और इस आयोग की यह विशेषता थी इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, यानी सभी जो है तो विदेशी ब्रिटिश सदस्य ही साइमन कमीशन में थे, इसलिए इसका विरोध भी भारत में किया गया। तो एक 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया और इस साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया, जिसके कुछ खास जो तो नतीजे नहीं निकले और इसकी सिफारिशों के आधार पर साइमन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर भारत शासन अधिनियम बनाया गया और इसकी सिफारिशों के द्वारा 1933 में एक श्वेत पत्र जो तो बनाया गया, उसको कहा गया संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र जारी किया गया। तो 1933 में श्वेत पत्र जारी हुआ, संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र कहा गया इसको। साइमन कमीशन की सिफारिश का जो तो 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए लंदन में, उसमें चर्चा हुई और उसकी सिफारिश को भारत शासन अधिनियम में कई सारी सिफारिशों को शामिल कर लिया गया। संपूर्ण सिफारिश तो भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं शामिल की गई, लेकिन अधिकतर जो सिफारिशें थी साइमन कमीशन की उसको भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण था उस समय का जो घटना घटी वो सांप्रदायिक अवार्ड से संबंधित थी। जो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की 19 अगस्त 1932 में। तो पूछा गया किसने की घोषणा सांप्रदायिक अवार्ड की, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कब की? अगस्त 1932 में। सांप्रदायिक अवार्ड क्या था? इस अवार्ड के द्वारा जो है तो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व जो है तो दिया गया, यानी अल्पसंख्यक का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो अल्पसंख्यक ही करेंगे। यानी मुस्लिम है तो मुस्लिम जो है तो मुस्लिमों को वोट देंगे, ईसाइयों को वोट देंगे, सिख को वोट देंगे। इस प्रकार जो है तो अल्पसंख्यकों के लिए एक सांप्रदायिक अवार्ड का व्यवस्था की गई और इसके का जो सबसे खराब प्रावधान था माना गया सांप्रदायिक अवार्ड का, वो दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था थी, क्योंकि दलित भी क्या थे? हिंदू थे। हिंदुओं से एक तरह से तोड़ने का कार्य किया गया दलितों को, तो इसको जो तो सबसे खराब माना जाता था। अब हम लोग देखते हैं भारत शासन जो अधिनियम 1919 था इसकी क्या कमियां थी। तो हालांकि इसमें जो तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया, सुधार कहा गया, इससे काफी भारत में शासन पद्धति को सुधारने की बात कही गई, लेकिन स्थानीय सरकारों को शक्तियां देने की बात की गई, लेकिन अभी भी प्रशासन क्या था? केंद्रीकृत। केंद्र के पास अभी भी बहुत ज्यादा शक्तियां थी। हमने देखा कि गवर्नर जनरल के पास कितने ज्यादा शक्तियां थी। जो विषय संबंधित थे कि कोई विषय प्रांतीय है या केंद्रीय, यह भी विषय तो बंटवारा कर दिया गया था, लेकिन अगर कोई विषय नए उठ रहे हैं तो यह निर्णय करने का कार्य कौन करता था? गवर्नर जनरल। यदि कोई विवाद हुआ कि यह विषय प्रांतीय है या केंद्रीय, तो उस पर निर्णय करता था वो गवर्नर जनरल करता था, ना कि न्यायपालिका। यानी गवर्नर जनरल को ही शक्ति दी गई थी कि यह बताने की कि कौन सा विषय प्रांतीय है और कौन सा केंद्रीय, किसी भी विवाद की स्थिति में। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी केंद्रीय प्रशासन बना हुआ है, स्थानीय सरकार को ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन किया गया, जिसमें आरक्षित विषय में से एक वित्त था।
तो ये वित्त का जो प्रभार था वो कार्यकारी परिषद को था, ना कि मंत्री को। यानी जो फाइनेंस से संबंधित यानी वित्त से संबंधित जो प्रभार था वो कार्यकारी परिषद को दे दिया गया, ना कि मंत्रियों को। इससे क्या समस्या होती थी, मंत्रियों को यदि कोई कार्य करना है तो उसको जो है तो कार्यकारी परिषद से अनुमति लेनी पड़ती थी, यानी वह अपने जो है तो स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर सकता था, अपने अनुसार कोई भी कार्य मंत्री नहीं कर सकता था। तो इसलिए यह भी कमी थी कि मंत्रियों को शक्ति नहीं दी गई थी इस अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। लोक संबंध से संबंधित यानी जो भर्तियां की जाती थी वो भारत सचिव करता था, तो भर्तियां करने का कार्य भी जो है तो भारत सचिव करता था। और यह जो उत्तरदायित्व जो हुआ था जिन लोगों की भर्तियां की जाती थी उनका उत्तरदायित्व भारत सचिव के प्रति होता था, ना कि लोगों के प्रति, क्योंकि भारत सचिव नियुक्त करता था। तो ये जो तो भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे जिन लोगों की ये भर्ती की जाती थी। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद थी वह विधान परिषद के प्रति कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं था, मंत्रिपरिषद का कोई सामूहिक उत्तरदायित्व विधान परिषद के प्रति नहीं था, तो यह भी एक बहुत बड़ी कमी थी। और गवर्नर जनरल जो था उस समय वो सलाह मानने को बाध्य ना था। अब हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं कोई प्रश्नों का कि जो हमने इस अधिनियम में पढ़ा है क्या उससे हमने कुछ सीखने की कोशिश की, हमने कितना समझा। पहला प्रश्न क्या है, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है तो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। तो यह क्वेश्चन यदि पूछा जाता है एग्जाम में कि किस बजट के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, तो आप बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिविल सेवकों के भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो आपको बताना है कि किस वर्ष किया गया। ऑप्शन है आपके 1924, 1926, 1919, 1928। तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लेकिन प्रश्न में यह पूछा है कि यह किस वर्ष गठित किया गया था। हाँ, इसका आंसर होगा 1926, ये सही आंसर है। 1926 में जो है तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। फिर तीसरा क्वेश्चन, सांप्रदायिक अवार्ड के द्वारा किस वर्ष दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की घोषणा की गई थी। इन्हें दलितों के लिए यानी एक प्रकार से इसको बताना है कि सांप्रदायिक अवार्ड जो की घोषणा है वह किस वर्ष की गई थी। इसमें दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक अवार्ड में, तो उसकी घोषणा किस वर्ष की गई थी। अभी हमने पढ़ा है, ये ऑप्शन है आपके 1928, 1930, 1932, 1935 की घोषणा कौन किया था सांप्रदायिक अवार्ड की, मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने जो तो सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी अगस्त 1932 में। कब, अगस्त। तो अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की। इसमें दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। देखे हैं हमने, साइमन कमीशन कब बना, 1927 में। भारत में कब आया था, 1928 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो 1928 में तो भारत आता है। अगला ऑप्शन 1930, 1932, 1935। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1930 में। इसी के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे 1930 से 1932 के बीच। और फिर उसकी सिफारिशें जो थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में, 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो है तो इसकी सिफारिशों को शामिल किया गया। तो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है, 1930 में। अगला क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझिए, पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा मताधिकार किस आधार पर प्रदान किया गया था। भारत शासन अधिनियम के द्वारा कुछ सीमित लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। तो आपको बताना है वो आधार कौन कौन से थे। पहला ऑप्शन है संपत्ति, दूसरा है कर, तीसरा है शिक्षा, चौथा है नौकरी। तो इनमें से आपको बताना है कौन कौन से आधार थे जिन आधार पर भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है तो मताधिकार प्रदान किया गया था।
तो जैसा कि हमने भारत शासन अधिनियम में पढ़ा था कि यह संपत्ति भी थी, कर भी था और शिक्षा, इन 3 आधारों पर किया गया था, नौकरी के आधार पे नहीं था। तो 3 आधार कौन कौन से घोषित किए गए थे? संपत्ति, कर और शिक्षा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी नंबर, केवल 1, 2 और 3। तो ये आंसर आपका सही है। तो ये हमने अभ्यास प्रश्न पत्र रखे हैं ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए, आप चीजों को समझ सके कैसे प्रश्न किए जाते हैं और उसका उत्तर हमें कैसे समझना है, पहचानना है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो तो केंद्र में मतलब द्विसदनात्मक शासन की व्यवस्था की गई। 2 सदन कौन थे? राज्य सभा और लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा उच्च सदन होता था, लोकसभा निम्न सदन। तो द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था की प्रणाली की शुरुआत कब की गई? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अब हम लोग देख लेते हैं मुख्य परीक्षा का एक अभ्यास प्रश्न पत्र। तो अभ्यास प्रश्न क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किए गए सुधार भारतीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सफल रहा। इस कथन के प्रकाश में भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख कमियों का विश्लेषण कीजिए। तो हमने अभी आपको पढ़ाया है प्रमुख कमियां क्या क्या थी। इस भारत शासन अधिनियम जो तो देख रहे हैं हम लोग, जो भारतीय आकांक्षाएं थी, भारत ने सोचा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश जो है तो हमें एक अच्छा शासन देंगे, लेकिन वह पूर्ण करने में यह भारत शासन अधिनियम असफल रहा। भारतीयों की आकांक्षाएं नहीं पूर्ण हो सकी। और तो आपको ये बताना है कि ऐसी कौन कौन सी कमी थी। भारत शासन अधिनियम 2019 की कमियों को आपको उजागर करना है। ये आप लिखिए 150 से 200 शब्दों के मध्य। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइए। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस लाइक के बटन को दबा दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि हमने बताया है कि अब MPPSC के लगभग सभी कोर्स शुरू हो गए हैं इस चैनल पर, तो आप सभी के वीडियो देखिए, सभी सर पढ़ा रहे हैं। और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारी एडमा क्लासेस की वीडियो आप अपलोड हो वो आपको मिल सके। इसके अलावा आप लोग हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो इसके जो है तो इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हम लोग क्विज कराते हैं और इस जो पढ़ा रहे हैं उस कोर्स की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध है, तो उसको भी आप लोग वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक से जुड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करके इन तीनों को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां पर आप लोग क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम में जरूर जुड़िए क्योंकि वहां पर आपको नोट्स और क्विज उपलब्ध रहते हैं, तो वहां पर आप क्विज हल करिए और हमारे नोट्स को पढ़कर आप अपनी रिवीजन भी जल्दी से कर सकते हैं। तो एडमा क्लासेस को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।